अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 4 यानी 4 का एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है कश्मीरी सेब। तो अब मैं शुरू करता हूँ। बच्चों लोग आप ध्यान से समझेंगे। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने लगा था। पंजाबी मेवा फरोशी की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। बच्चों ध्यान से समझिए। लेखक जो है कहीं शाम में कल शाम की बात कह रहा है कि चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने लगा था, जो कि पंजाबी मेवा फरोशी कहते हैं। जैसे कि मेवा जो होता है, जो अच्छे जो सब फल होते हैं उसी में जुड़ता है, ठीक है ना। मेवा, अखरोट, फरोश, ये सब, ठीक है ना। आगे, और दुकान रास्ते में ही पड़ती थी। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार यानी गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आया तो लेखक का जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। लेखक सोच रहे कि आजकल जो है समाज हमारा जो है आजकल पढ़ रहा है और शिक्षित भी हो रहा है, तो सारे लोग अपने खान पर ज़्यादा तवज्जो यानी ध्यान दे रहा है कि हमें कौन सा प्रोटीन खाना चाहिए, कौन सी विटामिन लेना चाहिए। इसी की अभी प्रवृत्ति हो गई है। आगे, टमाटर को पहले कोई मुफ्त में भी ना पूछता था। अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए, जो आपको डॉक्टर की ज़रूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निबौरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। जैसा कि लेखक ने कहा है कि पहले टमाटर को तो लोग मुफ्त में भी नहीं पूछते थे, लेकिन अब टमाटर को भी वह स्थान मिलने लगा है मेजों पर ही, जो उस समय में नहीं खाया करते थे। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, लेकिन अब तो अमीर लोग भी उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा, ठीक है ना। पहले लोग क्या करते थे, गरीब लोगों को पेट भरने के लिए गाजर ये सब खाते थे, लेकिन अब क्या है, अमीर लोग भी उसे हलवा बना करके खाने लगे हैं बड़े चाव से। और तो जब पता चला कि इसमें भी बहुत सारी विटामिन मौजूद रहती है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए, यानी बचे रहिएगा। आगे कहानी समझेंगे बच्चों। डॉक्टर से बचने के लिए हम निबौरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। इसमें कहा है कि जब हम डॉक्टर से बचने के लिए, निबौरी कहते हैं किसे, नीम का जो फल होता है उसी को निबौरी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे समझेंगे। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घट कर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है, तो काफ़ी है या नहीं है, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आई। लेखक कहता है कि सेब जो है रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। किससे? सेब आम से, ठीक है ना बच्चों। हाँ,
अगर बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी जो और आम है और बम्बईया अल्फांसे आम, ठीक है, इसकी बात दूसरी है, लेकिन उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं ये मालूम नहीं है, तो काफ़ी है या भी नहीं। इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी यानी डॉक्टर ने इस पर रिसर्च नहीं देखने को मिला। उस पर सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। उसके बाद काफ़ी सोच विचार के बाद में कि आम में विटामिन है या प्रोटीन है भी या नहीं, उसकी बात अभी तक कोई डॉक्टर ने भी रिसर्च नहीं किया है, इस पर बात नहीं की, लेकिन सेब में है इसे पता है, इसलिए वह वहाँ पर आधा सेर सेब मांगे। आगे ध्यान से समझेंगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीरी के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। उसके बाद जो दुकानदार रहता है वह कहता है, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। किससे? लेखक से। कौन कहता है? दुकानदार। और उसके बाद में आप घर लेकर के जाएं, खाकर आपकी जो तबीयत है बहुत खुश हो जाएगी। तभी लेखक कहता है, रुमाल निकाल कर के उसे देते हुए चुन चुन कर रखना, यानी बढ़िया बढ़िया रखना। अब आगे समझेंगे बच्चे। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। उसके बाद दुकानदार जो है किसी को आदेश देता है कि जाओ आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल लाओ और निकालना चुन चुन करके। आगे, नौकर 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है, फल खाने का समय तो प्रातः काल है। उसके बाद बच्चों, जब दुकानदार से सेब लिया, दुकानदार ने सेब उसे दिया बढ़िया से लिफाफे में, उसके बाद रुमाल में बांधकर लेखक को दे दिया। लेखक ने भी उसे पैसे 4 आने दिए और वह घर वापस आ गया। घर आने के बाद में वह बोला क्या कि रात में सेब यानी फल खाने ठीक नहीं होंगे, क्यों ना हम इसे सुबह में खाएं। अब आगे समझेंगे बच्चों। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है, फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था। बच्चों, उसके बाद में लेखक ने क्या किया, वह फल को रख दिया और अगले ही सुबह जब लेखक ने सेब को निकाला खाने के लिए तो क्या देखता है कि वह सेब सड़ा हुआ था। उसके बाद 1 रुपये का आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला मगर वह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, वह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल चिपक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। कांटा तो भीतर वैसे ही धब्बे दिखाई दिए जैसे कि सड़े बेर में होते हैं। एक सेब में खाने लायक नहीं, 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का है। अब आगे समझेंगे बच्चों लोग ध्यान से कि जब लेखक ने सेब को खाने के लिए निकाला तो पहला सेब निकला सड़ा हुआ, तो लेखक सोचा कि चलो ये अंधेरे में दे दिया होगा, समझ में उसे नहीं आया होगा। उसके बाद में दूसरा जब सेब निकालता है तो उसमें भी देखता है कि ये भी आधा सड़ा हुआ। तीसरा निकाला, तीसरा भी क्या है तो पूरे चिपटा। उसे संदेह होने लगा, शक होने लगा कि ये कहीं धोखा तो नहीं मेरे साथ हो गया। चौथा सेब निकाला, चौथा भी देखता है कि वह तो
पूरे अंदर एकदम सुराख है बेर की तरह। अब उसे पूरा संदेश शक जो था वो कंफर्म हो गया कि ये ज़रूर ये हमारे समाज का ऐसा अब चरित्र बन गया, कमाने के लिए बेर को भी क्या कर रहे हैं, सेब बनाकर बेच रहे हैं। क्या समाज का होगा, आगे समझेंगे बच्चों। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी। उसके बाद लेखक कहता है कि दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ क्या किया, धोखे का व्यवहार किया है। अगर एक सेब अगर सड़ा निकल जाता तो मैं उसे क्षमा के योग यानी क्षमा के लायक समझता, पर ये तो चारों के चारों क्या हो गया, सड़ा निकल गया है, तो इसलिए वो क्षमा के लायक भी नहीं। आगे समझेंगे। मगर चारों के चारों खराब निकल गए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे से मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसके बाद लेखक कहता है कि मेरा भी इसमें कुछ संयोग था यानी साथ था, क्योंकि लेखक ने भी उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था, उसे रुमाल दे दिया था, जिससे उसे भी धोखा देने का एक मौका मिला। आगे समझेंगे बच्चों। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में संयोग देना है। लेखक कहता है कि उसे बेईमानी का मौका मैंने ही दिया है। अगर उसे मैं बेईमानी का मौका नहीं देता, चौकस रहता, तो ये बेईमानी वह नहीं कर पाता, क्योंकि दुकानदार समझ गया था कि ये अपने आंखों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ दे देते हैं और उसके बाद में इतने ये चौकस नहीं है, और जो ये वापस लौटाने के लिए सेब आएंगे, ऐसा लेखक दुकानदार ने सोचा और लेखक को दे दिया होगा। आगे, पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। आगे समझेंगे बच्चों। पढ़े लिखे मतलब जो होते हैं योग्य व्यक्ति, वो बाबुओं की तो बात ही मत कीजिए, वो कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास भी नहीं करता है। और थाने के तो बात, थाने, कचहरी या म्यूनिसिपल पार्टी में चले जाइए, वहाँ भी वही दुर्गति है, बुरा हाल होया हो, बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जा पाएंगे, क्योंकि उधर भी बेईमानी का लूट घसूट लगा हुआ है। और व्यापारियों की साख तो पूछिए मत। साख मतलब एक मतलब होता है जो, ठीक है ना बच्चों, इसको देख सकते हैं, साख है, साख साख कहा जाता है इज्जत। आगे, तभी साख अभी तक बनी हुई थी उन लोगों की। या आगे समझेंगे, यूं तौल में चाहे छटाक आध छटाक कम कर लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई इज्जत ना थी। आपके रुपये सुरक्षित थे। जो कि पहले के जो लोग थे, अगर आप भूलवश अगर आपको 10 की जगह 10 रुपये देने थे तो आप 20 दे दिए तो आपको क्या वो 10 रुपये लौटा देते थे। लेकिन अभी वैसा नहीं है, आप 10 की जगह 20 का 100 दे दीजिएगा, वो फिर भी लौटाने नहीं आएंगे। उसके बाद में लेखक कहता है कि मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थीं और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त भाव से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद ना कर लिया करेंगे।
नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे। जब लेखक ने एक मुहर्रम के मेले में जब वहाँ गया तो उससे एक खोमचे वाले था, जिससे वह एक खोमचे वाले क्या कर रहा था, मिठाइयाँ बेच रहा था। वो मिठाइयाँ क्या है, रिवड़ियाँ, जो कि वह एक क्या अठन्नी दे आया और लिया था कितने का, पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। पर खोमचे वाले ने अपनी और उसकी भूल भी मालूम नहीं हुई। जब वह घर पर आकर के देखा तो उसे पता भी नहीं चला, लेकिन खोमचे वाले के पास वो दौड़ा गया और जब जा कर के देखता है तो उसे उम्मीद नहीं था कि वह अठन्नी लौटाएगा। लेकिन उसे क्या हुआ, वह बहुत खुश हुआ और खुशी भाव से अठन्नी लौटा भी दिया और उसे माफ़ी भी मांगी कि मैंने आपको अठन्नी नहीं लौटाया। यहाँ कश्मीर उसके बाद लेखक कहता है कि अगर आप कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं, कहाँ, जहाँ वो गया था। और मुझे आशा है पाठक अगर बाज़ार में जाकर मेरी तरह, पाठक कहते हैं जो भी पढ़ रहे हों, जो समझ रहे हों, ठीक है ना बच्चों। अगर बाज़ार जाएं तो सेब या कुछ भी लें तो सामान को देखकर अच्छी तरह से भांप लें, तभी खरीदें, अन्यथा आपको सड़ा मिल जाएगा, मतलब कश्मीरी सेब ही आपको मिलेंगे। ये लेखक का कहना है। कश्मीरी सेब से मतलब है कि चारों के चारों सेब क्या निकले, उस कश्मीरी सेब नहीं थे, वो बेर थे, जो कि वो भी सड़े हुए। ठीक है बच्चों, ये इसके रचयिता थे। देखिए लेखक परिचय आपको बता दूं, कलम के सिपाही प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन में इन्हें नवाब राय भी कहा जाता था। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी। इनके प्रमुख उपन्यास गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि हैं। इनकी प्रमुख कहानियां ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, कफन, बड़े घर की बेटी आदि है। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इससे रिलेटेड आपको प्रश्न भेज देंगे, ये आपका शब्दार्थ है जो आप उतार लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।